हेलो फ्रेंड्स, चलिए फिर मैराथन प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो सभी जुड़ जाइए। आज हम संविधान के अभी तक जितने अध्ययन किए हैं कोशिश करेंगे कम से कम आधा को हम सॉल्व कर लें, ठीक है। और समय बचेगा तो भारत के भूगोल को भी हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर संविधान के अनुच्छेद से प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। ए ऑप्शन है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूची, बी ऑप्शन है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, डी ऑप्शन है 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आपसे मूल संविधान में पूछा जा रहा है कि कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूं, संविधान सभा द्वारा निर्मित अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसमें आप पढ़े हैं 395 जो मूल अनुच्छेद है ये कुल 22 भाग में वर्णित है, जबकि वही आप मूल संविधान में जो 22 भाग है उसे गणना के आधार पर वर्तमान में आप देखेंगे तो 25 भाग होता है। जो अनुच्छेद 395 मूल संविधान में है अगर गणना के आधार पर आप देखेंगे तो 465 अनुच्छेद होते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो आप सभी बताइए, जो 9वीं अनुसूची जिसमें भूमि चकबंदी संबंधी 1951 में जोड़ा गया था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को 1951 में भूमि चकबंदी के रूप में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ए ऑप्शन है 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, सी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां और डी ऑप्शन है 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। आप 5 अनुसूची है 10 अनुसूची है इसको विकल्प देखकर आप काट सकते हैं। आपके पास विकल्प 2 बचता है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो देखिए वर्तमान में अनुसूचियां 12 है तो दोनों में 12 उल्लेखित किया हुआ है। तो आप जानते हैं 395 अनुच्छेद आप पढ़े हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। ए ऑप्शन है 356, बी 395, सी 404, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी बताइए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 356, बी ऑप्शन है 395, सी ऑप्शन है 404 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी ये आपका सही है। धारा पूछे या अनुच्छेद पूछे, जब उल्लेखित किया गया है भारतीय संविधान की बात तो 395 अनुच्छेद को उल्लेखित किया गया है। चलिए आज का चौथा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ से आपके भाग 1 के प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। भाग 1 में उल्लेखित किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसका प्रावधान हम सभी पढ़े हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है।
तो उसी में से आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। आपसे पूछा जा रहा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है? आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3, ऑप्शन डी आर्टिकल 4। तो बताइए आप सभी, इसमें आपको याद होगा तो आप सभी जानते हैं जो हमारा भारत है वह यूनियन है न कि फेडरेशन। तो इसका उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है और हम अध्ययन किए भी हैं कि जो आपके अनुच्छेद 2 हैं, ठीक है, अनुच्छेद 2 इसमें संविधान संशोधन करना पड़ता है, जबकि अनुच्छेद 3 में संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी राज्यों का संघ। बताइए आप सभी, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अभी देखे हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट से आशय है राज्यों का एक संघ होगा, यह उल्लेखित किया गया है। तो 5वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है? नागरिकता की बात की जा रही है। अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 तक और ऑप्शन डी 36 से लेकर 51 तक। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 5 नहीं है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेखित किया गया है। भाग 2 जिसमें नागरिकता का उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 3 है मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लेखित किया गया है। और ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। तो नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और भाग की बात करें तो दूसरा भाग है। चलिए मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न आ गए। निम्नलिखित में किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? आपको यह बतलाता है कि आपके क्या क्या मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कहाँ पर उल्लेखित किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद बी है अनुच्छेद 12 से लेकर 30 तक, अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 15 से लेकर 35 तक, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक। तो बताइए मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है जी? तो इसको आप सभी को याद रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, भाग 3 में उल्लेखित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 16, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 23।
चलिए आप सभी बताइए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार कौन से संविधान का अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 17 है और अनुच्छेद 23 है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 23, इसमें बलात्श्रम निषेध की बात की गई है कि आप किसी से भी जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करवाएंगे। जितना वह परिश्रम कर रहे हैं आप उसका उतना पारिश्रमिक देंगे। किसी भी प्रकार के बंधुआ मजदूरी जैसा काम नहीं करवाएंगे, यह उल्लेखित करता है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की जाती है, ठीक है। और अनुच्छेद 14 में आपका उल्लेखित किया गया है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, ठीक है। और अनुच्छेद 16, इसी में प्रावधान किया गया है कि जो लोक अभियोजन होगा उसमें सभी व्यक्तियों को अवसरों की समान समानता दी जाएगी, लेकिन एससी और एसटी ये पिछड़े हुए वर्ग हैं, तो इनको आरक्षण अनुच्छेद 16(4) के तहत दिया जाता है। इसमें ओबीसी वर्ग और महिला वर्ग भी आते हैं। लेकिन वही पदोन्नति की बात करें तो एसटी और एससी वर्ग को पदोन्नति ओबीसी और महिला वर्ग से पहले दिया जाता है, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16(4) का में। तो इनकी जो भागीदारी है उसको देखते हुए इनकी संख्या काफ़ी कम रहती है, इसलिए पदोन्नति अनुच्छेद 16(4) के तहत एसटी एससी वर्ग वालों को दिया जाता है। 9वां प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है? अभी कुछ देर पहले बताए हूँ। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 15 में उल्लेखित किया गया है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को आप उसके धर्म है, जाति है, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेंगे। सभी में आप सामाजिक समानता की बात करेंगे। वहीं अनुच्छेद 16 में अभी देखे हैं कि जितने भी लोक नियोजन अर्थात सरकारी जॉब के लिए जो वैकेंसी आएगी उसके लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में उल्लेखित किया गया है। तो चलिए आप सभी बताइए कि कौन कौन ऐसे 2 विभाग हैं जो अपने उपाधि धारण कर सकते हैं। आपको पढ़ाया गया है, तो चलिए बताइए कौन से ऐसे 2 विभाग हैं जो अपना उपाधि धारण समाज में भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सैन्य और जो शैक्षणिक सेवाएं वाले संकाय होते हैं वे अपना उपाधि धारण कर सकते हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 55 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 57। चलिए बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित
करता है। अनुच्छेद 52 जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 इसमें यह उल्लेखित किया गया है कि जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आखिर उसके निर्वाचक मंडल में कौन उसे चुनेंगे, इसके बारे में उल्लेखित किया गया है। वहीं अनुच्छेद जो 55 है उसमें निर्वाचन की पद्धति की बात की गई है। और अनुच्छेद 57 इसमें पुनः नियुक्ति की बात की गई है। पुनः नियुक्ति अर्थात पुनः निर्वाचन की योग्यता की बात की गई है। देखिए CGPSC 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शन डी ये आपका सही है। 11वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। आपसे पूछा जा रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो चलिए बताइए। अनुच्छेद 19 इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसके अंतर्गत आप अनुच्छेद 1 क से लेकर अनुच्छेद 1 6 तक पढ़े हैं। ठीक है। अनुच्छेद 20 इसमें दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण की बात की जाती है। और अनुच्छेद 21 इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, जबकि अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संरक्षण और उसके निवारक के निरोध की बात की जाती है। ठीक है। तो चलिए आप सभी बताइए, शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 21 का। ठीक है। राइट टू जो एजुकेशन है, इसका प्रावधान आपको अनुच्छेद 21 का में देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 25, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 का और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो बताइए आप सभी, प्रेस की स्वतंत्रता। अभी देखे हैं अनुच्छेद 21 का, इसमें शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद आपका 25 इसमें यह उल्लेखित किया गया है कि आप किसी भी धर्म को अंतःकरण से उस धर्म को मान सकते हैं। वह जिस तरह से आचरण करता है आप उसको भी मान सकते हैं। इसके अलावा आप उसके खिलाफ प्रचार भी कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 25 हुआ। अनुच्छेद 21 हो गया। अगला देखिए अनुच्छेद 19 का, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। और इसी वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपके प्रेस की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, जो आप अभी इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं यह भी अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सभी आपके वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 14 कुछ देर पहले देखे कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद
बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 में आप देख लिए कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में देखे हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। कुछ देर पहले आप सभी को बताया हूँ कि अनुच्छेद 23 में बालात श्रम का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद जो 24 है इसी में उल्लेखित किया गया है कि कारखाना होगा उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप किसी भी प्रकार का काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसमें आपका जो होटल है, रेस्टोरेंट है, कारखाना है, इसके अलावा जो चाय की दुकान है, होटल है, कहीं भी आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम नहीं करवाएंगे, इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षण की बात की गई है? आखिर अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसमें आप अभी देखे हैं विधि के समक्ष समानता की बात। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में उल्लेखित किया गया है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। इसमें आप अध्ययन किए हैं कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार रखता है और अनुच्छेद जो 32 है इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फिर, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 74 ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 32, 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो बताइए भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, किस में उल्लेखित किया गया है? तो आपको कक्षा के दौरान भी कई बार उल्लेखित किया था और हम पिछले भी प्रश्न सॉल्व किए थे, उसमें बताया था कि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको आपको कल भी बताया था जब तुलनात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अध्ययन किए हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33 से लेकर 46 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 34 से लेकर 48 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51 तक और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 37 से लेकर 52 तक। तो चलिए आप सभी बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लेखित किया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। चलिए बताइए आप सभी। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 31, जिसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई है, जो कि समाप्त हो चुका है। आप बताइए कि उसका संपत्ति का जो अधिकार है उसको कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद जो 31 था संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, आंसर बताइए। अनुच्छेद 300 का, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी देखिए, अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 39 में उल्लेखित किया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके अलावा रोजगार के समान अवसर की बात अनुच्छेद 39 में किया गया है। अनुच्छेद 49 है, तो इसमें ऐतिहासिक जो धरोहर हैं इसके संरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि की बात की गई है। और हम पढ़ रहे हैं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए जो सामाजिक व्यवस्था बनाता है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 38 में। और अनुच्छेद 39 आंसर को लिया गया है 17वें प्रश्न में, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में की गई है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत की बात की जा रही है। अनुच्छेद 51 ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 37, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। बताइए ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान डीपीएसपी के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायत के गठन की प्रावधान की बात की गई है। आप सभी को पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाया जा रहा है, सभी कक्षा अटेंड कीजिए, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आसान प्रश्न नहीं होते हैं पंचायती राज का। भरोसा कीजिए क्लास पे और अटेंड कीजिए। 1-2 दिन में आपका पंचायती राज व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नगरीय निकाय व्यवस्था को मैराथन क्लास लिया जाएगा, ठीक है। संविधान की कक्षा भी बची हुई है, कुछ टॉपिक, इसको भी मैराथन क्लास में जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा। और भारत का भूगोल, इसको भी मैराथन क्लास लेते हुए इन तीनों विषय को पूर्णतः कंप्लीट जल्द ही किया जाएगा। यह हुआ प्रश्न 18। अगला देखिए अनुच्छेद प्रश्न 19 की बात है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 सी। तो बताइए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान आप सभी जानते हैं भाग 4 क में है, लेकिन अनुच्छेद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन बी आपका सही है कि अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। तो चलिए जी, आप सभी बताइए आपके मौलिक कर्तव्य
कितने संविधान में उल्लेखित किए गए हैं? 7, 8, 9, 10, 11। भारत के जितने भी नागरिक होंगे उनके मौलिक कर्तव्य क्या क्या होंगे? संविधान में कितने बातों का वर्तमान में उल्लेख किया गया है? 7, 8, 9, 10, 11। तो याद रखना पड़ेगा कि भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए 11 क्या क्या कर्तव्य होंगे, इसका उल्लेख फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया है। ठीक है, तो आंसर 11 रहेगा और अब इसका आंसर 51 का है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 51 का आपका सही आंसर होगा। आइए फिर बात करते हैं अनुच्छेद के लिए। अगला है भाग 1 से आपके प्रश्न प्रारंभ होते हैं। पहला प्रश्न है, भारत एक है, ऑप्शन ए संघ राज्य, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी प्रांतों का संघ, ऑप्शन डी एक राज्य इकाई। भारत क्या है जी? प्रांतों का संघ है कि राज्यों का संघ है कि संघ राज्य है? ये एक राज्य इकाई है। अनुच्छेद 1 में उल्लेखित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है, इंडिया अर्थात भारत, ऑप्शन ए राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन बी एकात्म विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य होगा, ऑप्शन सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य होगा, जबकि ऑप्शन डी संघीय राज्य होगा। आप पढ़े हैं एकात्म तत्व और संघात्मक तत्व के बारे में, उसको भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो चलिए वैसे अभी बताइए दूसरा प्रश्न, इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो ऑप्शन ए राज्यों का एक संघ है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ए राज्य मंडल के रूप में, बी राज्यों के संघ के रूप में, ऑप्शन सी महासंघ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन ए राज्य मंडल, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी महासंघ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, इस बात की उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, आपको वर्ष बताना है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी है 1961। तो चलिए बताइए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया था? ऑप्शन बी, ठीक है। 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना आपका आंध्र प्रदेश। इसमें आप अध्ययन किए हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए 3 आयोग गठित हुआ था, जिसमें एस के धर आयोग है, जेबीपी आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो आप बताइए एस के धर आयोग कब गठित हुआ था? वर्ष बताइए, एस के धर आयोग कब गठित हुआ था? वर्ष बताना है आप सभी को। 1948, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। बताइए भारत संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है जी?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो संसद है किसी भी राज्य को भारत संघ में सम्मिलित कर सकता है। छठवां प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, ऑप्शन डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन बी, जो सांसद है उसको है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है संबंधित राज्य के विधानमंडल को, ऑप्शन बी है संबंधित राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को, और ऑप्शन डी है राज्यसभा को। राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ए संबंधित राज्य के विधानमंडल को, बी है संबंधित राज्य के राज्यपाल को, सी है भारत के राष्ट्रपति को, और डी ऑप्शन है राज्यसभा को। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। चलिए आठवां प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ए प्रधानमंत्री को, बी मंत्रिमंडल को, सी राष्ट्रपति को, डी संसद को। बताइए आप सभी, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है जी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नए क्षेत्रों का भारत संघ में प्रवेश अनुच्छेद 2 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, जिसको आप युद्ध से या समझौता से या वह स्वयं भारत में शामिल होना चाहे, उस आधार पर नए क्षेत्रों को भारत संघ में प्रवेश दिलाया जाता है और संसद को संविधान संशोधन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा हम नागरिकता में पढ़े थे कि किसी क्षेत्र को अगर जो संसद है भारत संघ में प्रवेश कराती है तो उस क्षेत्र के सभी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दिया जाता है। तो जितने भी युद्ध से, समझौता से, अर्पण से भारत संघ में प्रवेश दिलाया जाएगा नए क्षेत्रों को, उन सभी को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य व्यवस्था, और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय परिषद। अनुच्छेद 3 की बात की जा रही है, जिस पर उल्लेखित किया गया है कि संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि उसके क्षेत्र को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या एक राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित कर सकता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया है। तो किसको अधिकार है जी क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का? तो संसद को। अगला प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी कौन से 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? ऑप्शन ए जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। तो बताइए आप, जितने भी देसी रियासत थे 552, आप देसी रियासत के बारे में पढ़ते हैं, तो इनको भारत संघ में विलय करने का प्रयास सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था।
549 देसी रियासत को मिला भी लिए थे। सिर्फ 3 वे रियासत थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, ये तीनों भारत संघ में शामिल नहीं हुए थे। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर भारत संघ में शामिल किया गया है। हैदराबाद, इस पर पुलिस कार्यवाही अर्थात सैन्य कार्यवाही के तहत भारत संघ में शामिल किया गया है, जबकि जो जूनागढ़ है उस पर जनमत संग्रह करवाकर भारत संघ में शामिल किया गया। इस तरह से 552 देसी रियासत को भारत संघ में विलय करने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसीलिए इनके जन्मदिन को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो प्रारंभ हुआ है 2014 से, याद रखिएगा। वही प्रश्न है, 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? किसने देसी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी। तो हमेशा आप पढ़ते हैं देसी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने का दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राप्त था। इसमें आपको देखिए एक और व्यक्ति का नाम उल्लेखित आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे तभी नए प्रश्नों से आप अवगत हो सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। इसको आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप अध्ययन या क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए रहते और यह प्रश्न आता तो आप निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू लेते। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी का उतना योगदान नहीं है जितना सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है। इसलिए नाम उल्लेखित हमेशा किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, न कि जवाहरलाल नेहरू का। ये तो था आपके संघ और राज्य क्षेत्र के प्रश्न। आइए अब मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। नागरिकता में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भारतीयों को एकल नागरिकता प्राप्त हुआ है और सर्वाधिक जो नागरिकता है वंश क्रम के आधार पर दिया गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम भाग 3 की ओर प्रवेश करते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। पहला प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? चलिए बताइए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसमें आपके मौलिक अधिकार की बात की गई है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, अभी देखे हैं, मूल अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। तीसरा प्रश्न है, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? अर्थात पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है वह सबसे पहले किस देश के संविधान में उल्लिखित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। बताइए आप सभी, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है?
तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि जो भारत में मूल अधिकार दिया गया है वह अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। ठीक है जी। तो बताइए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? सभी लाइव चैट में बताइए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। यदि आप लोग बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए। तो मूल अधिकार में जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार आप अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद पूछा जा रहा है 12 से लेकर 35, ऑप्शन ए, 13 से लेकर 36, ऑप्शन बी, 15 से लेकर 39, ऑप्शन सी, और 16 से लेकर 40, ऑप्शन डी। तो जो मौलिक अधिकार है उसको संविधान में उल्लेखित करने का दायित्व व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकार को संविधान में रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इन अधिकारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कानून संसद नहीं बना सकती है। इसका उल्लेख है आपके संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा गया था, कहीं कोई चेंज नहीं था। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। बी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है। ऑप्शन सी, सरलता से संशोधनीय नहीं है। ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो बताइए मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह बताइए ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, अर्थात ये तो संविधान में उल्लेखित होते हैं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए होता है। ठीक है, जिसके खिलाफ संसद कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कितने अनुच्छेद हो रहे हैं जी? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए आप सभी। तो याद रखिएगा, गिन लीजिएगा आराम से। ऑप्शन डी 24। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। आठवां प्रश्न देखिए, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? अभी पूछा, आप उम्मीद करता हूं बताए होंगे। तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। नौवां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी है 9। मूल संविधान में आपको 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जिसके अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आपके 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया है और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसलिए वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी चौथे संविधान द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया है,
ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कुछ भी प्रश्न पूछे आपको बस इतना याद रखना है कि मूल संविधान में ही उल्लेखित है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और वर्तमान में 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि मूल संविधान का हिस्सा था। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, और ऑप्शन डी है मूल अधिकार। बताइए भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, मूल अधिकार। 12वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। जो आपके मौलिक अधिकार हैं उस पर किसी भी प्रकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये दोनों आपके मौलिक अधिकार के संरक्षण का काम करते हैं, तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों आपका आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, और डी सर्वोच्च न्यायालय। बताइए मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है जी? ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन बी एक नागरिक अधिकार है, ऑप्शन सी एक आर्थिक अधिकार है, ऑप्शन डी एक कानूनी अधिकार है। चलिए बताइए आप सभी, मत देने का अधिकार कौन सा है? कानूनी अधिकार है कि नागरिक अधिकार है कि राजनीतिक अधिकार है कि आर्थिक अधिकार है? ये आपके नागरिक अधिकार हैं। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक नागरिक अधिकार है। चलिए कुट मिलाने वाले प्रश्न हैं। वर्तमान में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं सूची 1 के बारे में उल्लेख करूंगा और आप आंसर बताइएगा सूची 2 के बारे में। सूची 2 के बारे में आपको बताना है 1 2 3 4 कौन सा होगा। मैं ABCD बताऊंगा, ठीक है। प्रश्न पहले सुन लीजिएगा। मौलिक अधिकार सूची 1 में है और सूची 2 में अनुच्छेद है। तो बताइए समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो बताइए समता का अधिकार। तो याद रखिएगा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, ए हो जाएगा। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। तो बताइए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन कुट मिलाने वाले हैं तो चौथा, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है कि आप किसी भी धर्म को अंतःकरण रूप से मान सकते हैं? तो अनुच्छेद 25, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो आपका अधिकार है 25 से लेकर 28 तक इस पर उल्लेखित किया गया है। डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो यह उल्लेखित है अनुच्छेद 32 में, ठीक है।
ये हुआ कोट मिलान वाले प्रश्न। 101वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ए हड़ताल करने की आज़ादी, बी विचार व्यक्त करने की आज़ादी, सी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, ऑप्शन डी धरना देने की आज़ादी। ये आपके अनुच्छेद 19 के तहत आते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हड़ताल करने की आज़ादी नहीं दिया गया है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार का बंद या हड़ताल वाले काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भले ही विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद क में जोड़ा गया है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन आप कहीं भी कर सकते हैं, और धरना देने की आज़ादी यह भी आप सभी को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद से संबंधित मौलिक अधिकार से संबंधित है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ए केशवानंद भारतीवाद, बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, सी गोलकनाथवाद और डी सज्जन कुमारवाद। ये आपका मेंस का टॉपिक था और मेंस में पढ़ाया जाएगा जब प्रीलिम्स के बाद कक्षाएं होंगी। तो इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद, जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हुआ है। याद रखिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, केशवानंद से संबंधित ये आपको याद रखना पड़ेगा। 103 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, सी नैतिक अधिकार है या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जी, संपत्ति का अधिकार क्या है? आपको मौलिक अधिकार है कि वैधानिक अधिकार है कि नैतिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं? इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है और यह आपका विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं हैं? ए विधि के समक्ष समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए जी, आप सभी लाइव चैट में बताइए कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 5 अनुच्छेद जिसके बारे में आप सभी को बताया गया है, तो बताइए वे 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 लोक अभियोजन में अवसर की समानता जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। 19 जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अधिकार और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान स्थापना कर सकते हैं। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। ऑप्शन बी मूल अधिकार है, सी संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जी,
6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार मूल अधिकार है, जिसमें आप पढ़े हैं कि अनुच्छेद 21 का, ठीक है, अनुच्छेद 21 का में पढ़े हैं कि 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार आप सभी को बताना है कि कहाँ से कहाँ तक उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, ये 4 विकल्प हैं आपके सामने और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो समानता के अधिकार की बात करती है। तो बताइए जी, समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो रिवीजन कर लीजिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो दिए गए प्रश्नों के अनुसार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15 और अनुच्छेद 16 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को, ऑप्शन डी जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर सभी न्यायालय को। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों, या जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है कि किसी भी व्यक्ति की आप गिरफ्तारी किए हैं तो उसको सशरीर प्रस्तुत करना, ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो आपका रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा। ठीक है, जो 5 रिट जारी किया जाता है संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत, प्रथम जो 5 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये आपके संवैधानिक उपचार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा, जबकि 6वां समादेश है जो सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का। तो बताइए कौन मूल अधिकार नहीं है? अनुच्छेद बी, संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। तो ये तो था आपके मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न। आइए अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम सॉल्व कर चुके थे। अगला है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3 का, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 4 का। बताइए संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है ऑप्शन डी भाग 4 का, और अनुच्छेद की बात करें तो 51 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में और रूप में जोड़ी गई है? किस भाग के रूप में जोड़ी गई है?
भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3? बताइए जी, कौन से भाग में एक सूची के रूप में जोड़ी गई है मौलिक कर्तव्य को? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 का में है, आप सभी जानते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है अनुच्छेद 51 क में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान में पूछा जा रहा है। कुछ देर पहले आप बताए थे कि मूल संविधान में कितना था, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में अभी आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ए है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, बी 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, सी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 और डी है 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। बताइए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत आपके मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? ए मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, बी मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। मौलिक कर्तव्य को आखिर संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य है, यह आपसे पूछा जा रहा है। 3 विकल्प हैं आपके सामने, पुनः रिपीट कर रहा हूँ। मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, बी मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना और डी है कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ए सभी व्यक्तियों के लिए है, बी सभी नागरिकों के लिए है, सी केवल गैर नागरिकों के लिए है, डी केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए है। बताइए आप सभी, संविधान में जो उल्लेखित है मौलिक कर्तव्य किसके लिए है जी? सबसे पहले ही आप अध्ययन करते हैं, जब मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं उसका उल्लेख करने से पहले कि भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य, तो सभी नागरिक आपका ऑप्शन बी सही होगा। 15वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को ए दंड देने की व्यवस्था है, बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, सी कुछ विशेष मामलों में दंड की व्यवस्था है, ऑप्शन डी अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। बताइए, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन सी कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन डी अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य के लिए दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, तो बताइए आप सभी जी, मौलिक जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है? बताएं सभी, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था को मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है,
भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो आपके 11 कर्तव्य हैं, पहले से लेकर अंतिम तक एक बार रीड कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ ले। वही आपसे पूछा जा रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये आपका 7वां प्रश्न, जो 7वां मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये वही है, मौलिक कर्तव्य बोलना चाहिए। 7वां मौलिक कर्तव्य है जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 51 क में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें सुधार लीजिएगा। जो 16वां प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन अनुच्छेद 48 क में उल्लेखित है। अनुच्छेद बी की बात आपकी सही होगा, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 48 का, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए संविधान का पालन करना, ऑप्शन बी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, और ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। बताइए कौन से आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है जी? तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। 11 जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें सबसे पहला है संविधान का पालन करना, इसके अलावा उसके आदर्श संस्था और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, सी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, और डी है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो कौन सा आपके मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन बी, हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है इसकी समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, यह हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अगला पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, ए ऑप्शन है आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, बी है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, सी है वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, और डी ऑप्शन है भारत के समृद्ध विरासत इसका संरक्षण प्रदान करना। बताइए जी कौन सा मौलिक कर्तव्य आपके नहीं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, जबकि इसके स्थान पर उल्लेखित किया गया है पर्यावरण अर्थात वन, झील और नदी के इसका रक्षा करना, ये उल्लेखित किया गया है, न कि राष्ट्रीय उद्यम। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, इसका उल्लेखित किया गया है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं इसमें भाईचारे के आप भावनाओं का प्रसार करेंगे, ठीक है। वैज्ञानिक संस्कारों का विकास करना, तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है और भारत की विरासत की बात भी की गई है कि जो आपको विरासत में मिला हुआ है आप उसको संरक्षण प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है मूल कर्तव्य के अंतर्गत? ए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, बी हिंसा का परित्याग करना, सी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना।
भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य में सम्मिलित कौन सा नहीं है जी? तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, यह ऑप्शन सी आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? क्या है आपके मूल कर्तव्य? 4 विकल्प हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका सही है। ठीक है, चलिए अंतिम 2 प्रश्न और बचे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? बताइए जी, मूल कर्तव्य का उल्लेख कहां पर किया गया है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 में उल्लेखित किया गया है। अंतिम प्रश्न है मौलिक कर्तव्य के, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ए देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, ये आपके सही है। बी राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इससे सुधार करना, यह भी आपका सही है। सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, यह भी आपका सही है। डी है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, तो यह आपका गलत है। ठीक है, चलिए फिर संसद की ओर प्रवेश करते हैं। कुछ प्रश्न और हैं, उसके बाद आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। संसद के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 104, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 105, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 82 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 117। बताइए आंसर आप सभी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, भारतीय संसद है, इसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। जो आपके भारतीय संसद के अंतर्गत जो 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 105। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ए राष्ट्रपति, आप पढ़े ना जी 105 में सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अन्युक्तियों को निर्धारित करना, आपको बताए हूँ, मेरे को याद है। ठीक है, संसद का अनन्य भाग नहीं है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा और डी राज्यसभा। बताइए, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। इसको विभाजित किए थे, रूपरेखा बनाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के 3 अंग में लोकसभा का प्रावधान 81 में है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में है और राज्यसभा इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है? तो अभी बात किए राष्ट्रपति है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? बताइए जी, भारतीय संविधान के कितने अंग हैं? 2 3 4 1, 2 3 4 1। बताइए भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन बी 3 अंग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? अर्थात आपसे संसद के प्रावधान के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए संसद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 85? अनुच्छेद 80 जिस पर राज्यसभा की बात की गई है, अनुच्छेद 85 इसमें राष्ट्रपति के सत्राहुत करना, सत्रावसन की बात की गई है, जबकि संसद का उल्लेख किया गया है ऑप्शन बी अनुच्छेद 79 में। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। बी, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। डी, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। 4 विकल्प हैं, बताइए कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा आपका अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, न कि राज्यसभा का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। सही है कि गलत है जी? यस और नो? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है या नहीं है? तो बिल्कुल है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। सही है कि गलत है? इसको थोड़ी देर में देखेंगे। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा भारतीय जनता का। ये सही है। भारतीय संविधान में कहीं भी उच्च सदन निम्न सदन की बात नहीं की गई है, लेकिन दिए गए 2 विकल्प सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन, इस बात का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, कि कहीं निम्न सदन और उच्च सदन, इसको याद रखिएगा। लेकिन पढ़ने के लिए हम भले पढ़ देते हैं, उच्च सदन आपके राज्यसभा को कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ ऑप्शन बी आंसर। लेकिन याद रखिएगा, इस तरह से मेंस आंसर राइटिंग में कभी नहीं लिखेंगे। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, राज्यपाल। बताइए जी, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, सी, विपक्षी दल के नेताओं से, या डी, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किससे है? तो न्यायिक समीक्षा से। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही पढ़े हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं? ए, बजट सत्र, बी, मानसून सत्र, सी, शीतकालीन सत्र, डी, उपयुक्त सभी। अध्ययन किए थे, उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद होगा। और आप बताइएगा कि इसमें से सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है, ये अंत में बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ प्रश्न और हैं, फिर आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। संसद के कितने सत्र होते हैं? ए, बजट सत्र, बी, मानसून सत्र, सी, शीतकालीन सत्र, डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर डी आपका सही है, तीनों सदन होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा सबसे लंबा सत्र कौन होता है। ठीक है, और बताइए आप सभी, आज संडे है, टेस्ट तो हो गया समझिए। क्लास अटेंड करना चाहेंगे तो जिसका भी आप करना चाहते हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था हो या जनजाति व्यवस्था हो। ठीक है, आपका कक्षा दे दिया जाएगा। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 2 सत्र के बीच कितना अधिकतम अंतराल हो सकता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न,
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? ए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बी, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, सी, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या डी, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो कौन सा सही है जी? 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 और 4, 3 व 4, 1 और 2 और केवल 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक ऐसे विधेयक पर विचार करना और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तभी संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। आज के मेगा टेस्ट का, मैराथन टेस्ट का अंतिम प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ए, संविधान संशोधन विधेयक, बी, वित्त विधेयक, सी, साधारण विधेयक, डी, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक आयोजित किया जाता है। इसके बारे में आपको कम से कम मैं 10 बार क्लास में बताया होऊंगा, इसलिए आप चैनल का जो लिंक भेजा जाता है वीडियो देख लिया कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से संविधान के प्रश्न हुए, भाग 1 से लेकर हम भारतीय संसद तक कंप्लीट कर लिए। आगे जो पदाधिकारी हैं अध्ययन कर लेंगे। और आप बता दीजिएगा पंचायती राज व्यवस्था की कक्षा चाहते हैं, अभी आज संडे है तो, कि जनजाति का क्लासेस ले ली जाएगी, ठीक है। समय निर्धारित कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं संविधान या पंचायती राज व्यवस्था या जनजातीय व्यवस्था की कक्षा में। अभी के लिए धन्यवाद।